उसके कारण जो है वो बच्चों को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ रहे थे, जैसे बस फैसिलिटीज़ हैं और जो साइबर कैफ़े हैं वो सब बंद होने के कारण उनको बहुत परेशानी हो रहा था। लेकिन जब हम CEC से मिले और ऑल सिविल सोसाइटी के मेंबर से मिले तो तब उन्होंने कुछ डिसाइड किया था कि बच्चों को हाँ बेशक है कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अभी जो हालात हैं कोविड-19 का उसके साथ हैं हम जो लॉकडाउन किया था वो सभी आवाम के लिए है, वो सही है। और जो अभी 10th और 12th और 11th का जो पेपर चल रहे हैं और कॉलेज लेवल पे जो पेपर चल रहे हैं उनके कारण हमें बच्चों को जो है उनको साइबर कैफ़े चाहिए था और बस फैसिलिटीज़ चाहिए था। और जब हम CEC से मिले थे तब उन्होंने बच्चों के हित में जो है सिविल सोसाइटी से बात करके और जो सिविल सोसाइटी हैं उन्होंने भी बच्चों का कष्ट देख के ये डिसाइड किया कि बच्चों को जो है सुबह से लेकर शाम तक बस फैसिलिटीज़ देने के लिए उन्होंने बस मज़ा यूनियन को बोला है। और जो साइबर कैफ़े है वो जो हमारे DC ऑफिस है वहाँ के NIC सेंटर यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के वहाँ पे बच्चों के लिए जो चीज़ भी निकालना है, चाहे एडमिट कार्ड हो या स्कॉलरशिप हो या कुछ प्रिंट आउट लेना है वो वहाँ से ले सकते हैं। दर जोजिला आज भी मुसलसल गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल किया गया है। वहीं श्रीनगर से आज लद्दाख की तरफ सैकड़ों गाड़ियों को आने की इजाजत दी। जोजिला के हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अहमद ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की है, वो आपको दिखाते हैं। नाजरीन, जोजिला के हवाले से ताज़ा अपडेट देने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक मिनमरग में। और मिनमरग की बात करें तो यहाँ से अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हो लगातार गाड़ियों की जो आमदरफ्त है वो जारी है। गाड़ियों के हवाले से बात करें, आज जोजिला पास में सोनामरग से मूवमेंट थी लद्दाख की, और अब तक लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करें तो अब तक 205 लाइट मोटर व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस कर चुकी है। और ट्रकों की अगर हम बात करें तो 178 ट्रकें भी यहाँ से आगे जा चुकी है। लेकिन अभी गाड़ियों के आने का सिलसिला वो अभी लगातार जारी है। उसके अलावा आपको बता दें, इस वक्त यहाँ पे जो लद्दाख पुलिस है, खासकर PB मिनमरग की बात करें, ये लोग बराबर यहाँ माइनस टेम्परेचर के बावजूद यहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तमाम गाड़ियों की यहाँ पे चेकिंग की जाती है, यहाँ पे एंट्री की जाती है, उसके बाद इनको यहाँ से आगे रवाना किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर माइनस पे है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आप हमारे कपड़ों से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, बड़ी टोपियाँ और बड़े कोट लगा के ही यहाँ पे आप बैठ सकते हो। और ठीक यहाँ पे जो आमला है पुलिस का चारों ओर, हम आपको दिखा दें, जो लोग यहाँ पे जितना भी PB मिनमरग की बात करें, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा BRO की बात करें और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है सब अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और जोजिला के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं कि जोजिला पास इस वक्त खुला है और गाड़ियों की आमदरफ्त अभी भी जारी है। लेकिन कल के लिए क्या आमदरफ्त किस साइट होगी, ये शाम को एडवाइजरी के बाद फिर आपके साथ जुड़ के बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जोजिला पास के हवाले से हम ताज़ा अपडेट देने मिनमरग पूछे हैं और मिनमरग में इस वक्त गाड़ियों की आमद जो है जारी है और यहाँ पे जो अमला है वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मिनमरग से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़। 17वीं सदी से 19वीं सदी तक के दरमियान जिला कारगिल सेंट्रल एशिया, वस्त एशिया में तिजारती लिहाज से मरकज हुआ करता था। इस हवाले से हमने बात की मुंशी अजीज बर्ड म्यूजियम कारगिल के क्यूरेटर एजाज मुंशी से और जानने की कोशिश की 17वीं और 19वीं सदी में वस्त एशिया में तिजारती लिहाज से कारगिल की कितना इंपॉर्टेंस हुआ करता था। म्यूजियम के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट आपसे हल्का से जानना चाहूंगा, फिर हम 1-to-1 जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स है उनके बारे में आपसे जानकारी हासिल करेंगे और हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया इसाक साहब। सबसे पहले मैं आपका गुलिस्तान चैनल का और आपकी टीम का मैं यहाँ अपने म्यूजियम में खुशामदीद करता हूँ। ये जो म्यूजियम है ये हमने डेडिकेट किया है मेरे ग्रैंडफादर के नाम से, मुंशी अजीज बट, क्योंकि वो सेंट्रल एशियन ट्रेडर थे। जो मेरे फादर्स थे वो सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स थे और हमारी एक सराय हुआ करती थी जिसे अजीज बट सराय के नाम से, और वो सराय 1921 में ताबीर हुई थी। और ये सराय वहीं जो जगह थी जहाँ ये जो ताजिर आते थे जो सेंट्रल एशिया से, यानी यारकंद से, काशगर से, उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से आके, लेह से, तिब्बत से, बल्तिस्तान से आके इसी जगह वो लोग रुकते थे और एक इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग ट्रेड करते थे।
और उस ट्रेड का जो मेन सिस्टम था दैट वाज बाटर सिस्टम, क्योंकि जो सामान के बदले सामान बिकता था। उसमें ये चीज़, क्योंकि मनी या जो करेंसी है, करेंसी का बहुत कम इस्तेमाल था। और अगर आप करगिल के वक़ूअ को देखते हैं, करगिल एक ऐसा मकाम है जो कि हर तरफ से इक्वी डिस्टेंस पर है। चाहे आप सरवर से तशरीफ ला रहे हैं, चाहे आप बल्तिस्तान से आ रहे हैं, चाहे आप लेह से आ रहे हैं, चाहे आप जंस्कार से आ रहे हैं। इसीलिए कुछ जगह इसका नाम गरकिल भी कहा जाता है कि वेयर यू वांट टू कम एंड टू स्टे। और इसीलिए इसमें जो कुछ जो आर्टिफैक्ट्स आप देख रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब फिर 1921 में जो सराय कारगिल में था, मुंशी अजीज बट ने जो बिल्ड किया था, उस सराय में जो आर्टिफैक्ट्स थे उनको म्यूजियम का शेप देके उनको प्रिजर्व करके रखा। सबसे पहले इस पार्ट के बारे में आपसे जानकारी हासिल करना चाहूंगा। ये आप देखिए, इस म्यूजियम का जो हमने नाम दिया है या जो थीम दिया है, क्रॉस रोड ऑफ ट्रेड एंड कल्चर, जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि आपसे ये एक सेंटर था। और इसमें आप देखिए, ये जो पिक्चर है ये उस सराय की पिक्चर है जो 1921 में तामीर हुई। उसके बाद आप ये मैप देख रहे हैं, जिस मैप को ब्रिटिश म्यूजियम से लेके आए थे, जिसमें ये लद्दाख को दिखा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में लद्दाख का प्लेस कहाँ था। और इसके साथ ये आप स्लिक रोड को देख रहे हैं जो कि वाया बल्तिस्तान से, जो कि वाया लेह से जाके यारकन तक जाता था और यारकन से लेकिन काशगर तक आता था, जो काशगर वो जगह है जहाँ नॉर्दर्न एंड साउदर्न सिल्क रूट मिलता था। और यहाँ से ये रूट राइट अप तो खुरासान ईरान तक, फारस जिसे हम कहते हैं, फारस तक चला जाता था। और इसका जो मेन मकसद जो इस म्यूजियम का था, ये था उन आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना। कि एक तरीके का जो मेरा प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारा रिवाइवल ऑफ सिल्क रूट है। किस तरह ये एक जो, क्योंकि इसमें जितने भी आर्टिफैक्ट्स आप देख रहे हैं, हर आर्टिफैक्ट में एक लेगेसी है, हर आर्टिफैक्ट की एक स्टोरी है। मैं आपको ये बताता हूँ, सपोज एक नीडल, जो एक सुई जो इंग्लैंड से बॉम्बे आके, बॉम्बे से अमृतसर, अमृतसर से यहाँ आके, यहाँ से ये यारकन चला जाता था। तो इस तरह इसमें आप जितना भी देखेंगे, ये कोई इतना बड़ा म्यूजियम नहीं है जिसमें आप बोलेंगे कि 1000 साल की मूर्ति होगी, 500 साल का पुराना कोई आर्टिफैक्ट होगा। इसमें वो आर्टिफैक्ट्स है जो उस वक्त, यानी लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से, लोग उस वक्त क्या पेशे के हिसाब से, वो तमाम आर्टिफैक्ट्स इसमें हमने रखे हुए हैं। जी, तो जिस तरह से आपने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, ये जो पिक्चर है ये वही सराय है, 1921 में इसको बिल्ड किया है और उन दिनों को प्रिजर्व करने के लिए इस म्यूजियम को बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में लद्दाख में इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति क्या है वो दर्शाया गया है इस मैप में। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से आपको शुरू करता हूँ। ये आप देखिए, ये हॉर्स एक्सेसरीज है। ये घोड़ा उस वक्त भी एक स्टेटस सिंबल होता था, क्योंकि उस वक्त जो तिजारत होती थी, ये कैरावान्स में होती थी। इसमें 40 घोड़े होते थे, 40 लोग होते थे और वो 40 किलो से ज्यादा नहीं उठाते थे। और इसको हमारी बोली में भी मटन मशक कहते हैं, लेकिन ये खुरजीन या इसे ये कहा जाता है, किलिम कहा जाता है। और ये देखिए, जो हमें ये मिला है, ये तकरीबन 180 साल पुराना है। जिस सिचुएशन में हमें मिला है, जिस तरह मिला है, इस तरह, और जितना खूबसूरत आपका घोड़ा उस वक्त होता था, उतना आपका स्टेटस है, आपका जो ये है एक पहचान है, उसको इस तरह दर्शाया जाता था। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। उन दिनों में ट्रेड के हवाले से कौन कौन सी चीजों को यूज किया जाता है, उस हवाले से यहाँ पे रखा गया है। तो इस पार्ट के जी इसाक साहब, ये जो देखिए, जिसके नाम से हमने सराय इस म्यूजियम को रखा है, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं मुंशी अजीज बट, ये मेरे फादर हैं मुंशी अब्दुल्ला साहब, और ये मेरे मरहूम चाचा मुंशी अब्दुर्रहमान साहब हैं। और ये क्योंकि उनका सिर्फ वो ट्रेडर ही नहीं थे, क्योंकि मुंशी अजीज बट खुद एक पिटिशनर राइटर थे, जो महाराजा हरि सिंह के हुकूमत के वो पिटिशनर की, ही वॉज द ओनली लॉ नोइंग पर्सन इन करगिल। और खुद इनकी जो एजुकेशन थी वो मिडल तक बल्तिस्तान में हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने एज ए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद फिर इनको पिटिशनर राइटर फॉर द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनको अपॉइंट किया। ये उनके टेबल एसेसरीज हैं जो आप देख रहे हैं, जो उनके कलम दवात, जो वो चीज़ें जो टेबल पर जिस तरीके से वो अपने लेटर्स वगैरह वो लिखते थे। और इसमें आप देखिए इनके सील्स हैं, छोटे छोटे जो सील्स हैं, जो कभी वो यारकन भेजा करते थे, कभी काशगर भेजा करते थे, कभी उज़्बेकिस्तान में, कभी ताजिकिस्तान में। और ये जो उनके टेबल वर्ड्स हैं, जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, पेंसिल देख रहे हैं, और वो कलम दवात देख रहे हैं, वो यानी जो उनके पर्सनल चीज़ें थी। तो आपको मैंने अर्ज किया कि ये ट्रेड सिर्फ ट्रेडर्स तक ही महदूद नहीं था, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं कुछ इसमें रॉयल फैमिलीज भी थे, जैसे खपुल का राजगान थे, खरमन के राजगान थे, या यहाँ से जी भी जो अच्छे फैमिलीज के लोग थे ट्रेडर्स के अलावा, इसमें ये पेजेंट्स भी थे, इसमें रॉयल मर्चेंट्स भी थे, इसमें आपको प्रिंस मर्चेंट्स भी थे। और आप देखिए इसमें जो ट्रेड का आप एक हिस्सा देखिए, आप ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूबा देख रहे हैं, जो कि शुगर
नॉर्थ अमेरिका से यहाँ आता था और यहाँ से ये दिल्ली यारकंद चला जाता था। और इसके साथ साथ पंजाबियों का भी बड़ा रोल था। अभी भी आप कश्मीर करगिल के बाजार में होशियारपुरी लालों को देखें और आप देखिए लाला बलभद्र दास 1936 का जो सैक्स यानी जिन बोरियों में जो सामान आता था ये उनके बैग्स हैं। तो इस तरह मैंने आपको कहा कि हॉर्स एसेसरीज का ये भी आप देखिए। और दीज आर ऑल नेचुरल कलर्स, इसमें जितने भी कलर्स लगे दीज आर हैंडमेड्स, ये सारा हाथ का बना हुआ, कोई इसमें मशीन का काम नहीं। और जिस तरह हमने कोशिश की थी कि जैसे घोड़े का आप देख लीजिए और मैंने पीजेंट्स का कहा, कुछ रॉयल पीजेंट्स भी थे। आप इस कालीन के पीस को देख के आप बता आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत अच्छा इसमें डिजाइन है। और वो ऑर्डिनरी ट्रेडर का उस साइड में जो अब वो रतीस का तगल जैसे में जो तगल में आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पीजेंट्स का। और इसमें जितने भी आप देखिए किसी जगह जैसे ये देखिए आप पीछे हॉर्स हैंगिंग देख रहे हैं जिसमें गोल्ड वर्क है जैसे हमको मिला। और ये देखिए जो हमारे पास सैडल्स है, क्योंकि इसमें हमने इंग्लिश सैडल्स भी रखे हैं, हमारे पास ताजिकिस्तान का भी सैडल है, हमारे पास किर्गिस्तान का भी सैडल है, जिस सैडल में आप तीरंदाजी भी कर सकते थे। तो इसमें आप देखिए यूनिक बात हमने देखा कि इसमें पेपर माशी भी काम था। और ये इतने इंटेलिजेंट लोग थे, ये जो ट्रेडर्स थे जो यारकंद से आते थे, इनका जो सैडल है दैट इज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का है उठाने के। लेकिन जहाँ इंग्लिश सैडल जो कि इंग्लिश ऑफिसर्स वो वगैरह यूज करते थे ये बड़ा हेवी है। तो इस जगह आप जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा हॉर्स एसेसरीज उन दिनों इन सारी चीजों को यूज किया था जी। और मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, ये विलमॉट की जो पिक्चर है जो 1933-31 में ही वाज अ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर। और कैरावान इस तरह ये आपका टुवर्ड्स जोजिला की तरफ आ रहे हैं सोनामार्ग से। और ये पिक्चर्स हमने ब्रिटिश म्यूजियम से लिए। इसके तकरीबन 350 कलेक्शन जब हमारा एग्जीबिशन था ब्रिटिश म्यूजियम में आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, तो ये पिक्चर्स हम वहां से लेके आए। तो ये जो एरिया है सर साथ साथ ये हमारा बिल्कुल ये हमने इसको एक दुकान का शेप दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए ये जो टर्बन्स हैं जो पेशावर से हैं जो अफगानिस्तान से हैं, ये टर्बन वाज आल्सो स्टेटस सिंबल। और इसमें आप देखिए रेशम का जो सिल्कन टर्बन है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये सिल्क फाइबर दिखा रहे हैं जो कि खोतन से, क्योंकि खोतन वाज द प्लेस जहाँ से सेरिकल्चर वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस हुआ था। अदरवाइज दिस वाज अगेन ए सिक्रेसी विद चाइना, चाइना का बहुत बड़ा सिक्रेसी था। तो इसमें लेजेंड ये कहता है कि रानी अपने टोपी में सिल्क वोव के कुंच को छुपा के लाई थी। और ये आपका कनखाब है जिसे हम सैटिन बोलते हैं, इसका दिस इज आल्सो ए करेंसी। अगर आप इसको जलाएंगे जितना भी इसमें सोने का वर्क है दैट इज गोल्ड, यू कैन एक्सचेंज इट इज अ गोल्ड। ये ढाका मसलिन फाइनेस्ट मसलिन इन द वर्ल्ड, जितना मंगल आप कहते हैं, ये 2.5 मीटर का है। इसका नाम क्या है, इसका जो लेंथ है। और ये अंगूठी से बाहर, अभी भी आप इसको अंगूठी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तिब्बतियन जो हेड गेयर्स या उनके जो ड्रेसेस थे, आप देखिए ये ग्रे शीटिंग ये यार्ड्स में है, हालांकि बॉम्बे में बना है, लेकिन ये जो इंग्लिश मद्रास दिल्ली बॉम्बे वगैरह से बन के ये सीधा लंकनशायर इंग्लैंड चला जाता था। और ये आप देखिए सिल्कन वगैरह जो सिल्कन ये भी फुट में है, यार्ड्स में है, दीज आर नॉट इन मीटर्स। तो इसके साथ कुछ हमें कलेक्शन जो मिले थे। तो अब हाँ आएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट कैप्स वाला पार्ट है, यहाँ पे विलो कैप है, जी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी कैप्स है आपका, इनके बारे में। तो ये कैप से आपको पूरा अंदाजा आता है और इससे हमें ये इम्पोर्टेंट पता चलता है कि करगिल का कितना इम्पोर्टेंस था उस ट्रेड में, क्योंकि ये जो कैप्स आपको दर्शाता है कि कौन कौन से नेशनलिटीज थे या कौन कौन से कौन थे जो यहाँ आते। वन टू वन आपसे जानना चाहेंगे कैप। ये आप देखिए ये कजाकिस्तान का कैप है जो विलो, क्योंकि कैप वाज आल्सो स्टेटस सिंबल। ये किर्गिज का, बिकॉज किर्गिज आर वेरी वेरी कलरफुल पीपल। और इसमें देखिए जैसे मैं आपको कहा इसमें प्रिंस मर्चेंट्स भी थे। आप देखिए इसमें गोल्ड वर्क और ये सिल्वर वर्क भी हुआ, जरी जैसे आप कह रहे हैं। और आप देखिए ये ताजिकिस्तान के कैप्स है, अभी भी ताजिक लोग वो भी इनको कलफोस कहते हैं। और ये कश्मीरी कैप्स आप देखिए, ये कश्मीरी कैप्स, ये सारा कश्मीरी कैप कलेक्शन। ये आप टिबेटियन जो मंगलो तिब्बत आप कहें टिबेटियन का, जिसमें ऑटर सिल्क लेडीज और मेल का। तो दिस इज अगेन इन गोल्ड एंड सिल्वर वर्क जिसे हम कलफोस कहते हैं, जो कि अभी भी शायद कश्मीर में या सेंट्रल एशिया में वो लोग भी इसे कलफोस कहते हैं। तो ये आप तुर्किश कैप देख लीजिए, जिससे आपको पता चलता है कि कितने नेशनलिटी यहाँ आते थे, ट्रेड करते थे। करगिल का क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर था। तो ये शूज है जो एक इम्पोर्टेंट उनका ये है, ये मसी जो कि नूरपुर से बन के आता था, हिमाचल से। और उसके बाद ये आप शूज का ये देख लीजिए कि कैसे, क्योंकि दे हैव टू क्रॉस द मोस्ट ट्रेचरस रोड्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इनके जो कलर में है दैट आर लेडीज शूज और जो ब्लैक में है दैट आर जेंट्स शूज। और इस तरह आप देखिए पंजाबीज का, जैसे मैंने जिक्र किया कि पंजाबी लोग आ गए। ये आप एक बल्ती कैप देख रहे हैं, ये आप एक शिना कैप देख रहे हैं। और एक बच्चे की भी हमें तस्वीर मिली जिसमें
कि ये बच्चा वहीं टोपी लगा, तो बिल्कुल आपको ये पता चल सकता है इससे कि करगिल का कितना इंपॉर्टेंट है कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर और एक डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर यहाँ की। तो इसके साथ साथ ये दवाइयाँ हैं, मेडिसिन उस टाइम पे यूज करते होंगे जिसे हम अंशिका कहते हैं। इसमें कहीं आपको अमृतधारा लाहौर इंडिया लिखा होगा उस वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। जी, ये आप टिबेटियन मेडिसिन देख लीजिए, ये स्नेक स्किन है, तो इसमें सलाजीत आप देख रहे हैं, इसमें मस्क देख रहे हैं, इसमें बाकी जितने भी दवाइयां हैं इनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह इसमें रिटन है। तो ये जो दवाई का सेक्शन है, दीज आर मॉडर्न मेडिसिन्स एंड व्हिच वाज वेरी न्यू टू लद्दाख। इसको क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया था, जब क्योंकि पॉल बॉयल मिशन यहाँ आया था, एक नॉर्वेजियन मिशन, उस मिशन वाले ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया। और इसमें आप देख रहे हैं जम्बेक देख रहे हैं, एस्प्रिन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये बिल्कुल एक नई चीज थी, क्योंकि अभी भी लद्दाख में अंशी सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल है, लेकिन उस वक्त जो इंट्रोडक्शन किया ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने। ये सर ये रॉक्स इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमें सवरा गांव जो करगिल से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता, यहाँ ये ओम मने पद में। तो ये जो 16th सेंचुरी से पहले, क्योंकि ये पूरा एरिया राइट अप टू खोतन तक बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते थे, और उसके बाद 16वीं सदी में यहाँ इस्लाम आना शुरू हुआ, तो ये कहा यहाँ से कलेक्ट है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस ट्रेड का, क्योंकि ये सिल्क रूट तो बाद में नाम लगा इसका, लेकिन पहले इस ट्रेड के अलग अलग फेसेस थे। जहाँ कहीं आपको कीमती पत्थरों का डिमांड होता था, कहीं आपको मसालों का डिमांड होता था, कभी आपको रंग का डिमांड होता था। तो इस तरह आप ये देख लीजिए, ये जर्मनी, मेड इन जर्मनी आप इसमें देख रहे हैं जो कलर्स, या मेड इन यूएसए आप देख रहे हैं, इसमें मेड इन ग्रेट ब्रिटेन। और कुछ फैमिलीज को जब मेरे रिसर्च के दौरान हमने इसको ट्रेस किया था अमृतसर में, जो कुछ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो मेरी कलीग हैं जैकलिन फेरिक्स, जिसने मुझे इस म्यूजियम का आइडिया दिया था, शी इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, तो हमारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट था सिल्क रूट को रिवाइव करने के लिए। उस वक्त वो इसी टॉपिक को लेकर करगिल रिसर्च करने के लिए आई थी। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि, और आज के जमाने में सोना इस तरह पैक होके नहीं आता। तो इस तरह आप देखिए, ये कीज और लॉक्स का आप देख लीजिए, इसमें आप कुछ कीज अभी देख रहे हैं, इसमें पीछे आपको कहीं मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, मेड इन ग्रेट ब्रिटेन, मेड इन जर्मनी मिलेगा, क्योंकि दीज आर द फिनिश्ड आइटम्स जो। और इसके साथ आप हमारे लोकल कीज को आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो हमारा ट्रेडिशन था, ब्लैक स्मिथ का बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी में, खासकर विंटर में वो घर का बर्तन वगैरह, और वो कहानियां वहानियां बयान करता था, और उनके साथ सिक्रेसी होती थी। इसके जो कीज है इन लॉक्स के, दिस इज ऑन का खा गा, जो एक टिबेटियन या आप हिंदी अल्फाबेट का है, तो उसके घर का राज, आपके तिजोरी का राज उस ब्लैक स्मिथ को पता होता था, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। उन दिनों कारगिल दुनिया के हवाले से, ट्रेड के हवाले से एक हब हुआ करता था, और इस चीज को हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, टाइम की कमी है, थोड़ा कम से दूसरा प्लीज। तो ये आप देखिए, ये ट्रेडर्स जो खरदुल्ला से आते हैं, दिस इज द सीन ऑफ ए लोकल ट्रेडर। कारकंद, किसी जगह आपको मिस्काल, किसी जगह कुरू, और जहां मुस्लिम इन्फ्लुएंस था दैट इज इन अरबिक, जहां बुद्धिस्ट और इस्लामिक इन्फ्लुएंस था किसी जगह अरबिक, वो मिक्स्ड है। और ये इनके मनी बैग्स जिसमें पैसा लेके चलते थे, ये 1910 का 100 रूबल रशिया का रूबल। और ये देखिए एक मनी बैग है, पेटी, जिसमें बटन्स मेड इन जर्मनी के लगे हुए हैं इसमें। और ये अभी के नए जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ब्रिटिश पासपोर्ट ऑफ लाला अमरचंद, ट्रेडर फ्रॉम होशियारपुर। ये लाला बिंदे जो अभी है, इनके ग्रैंडफादर की लाला अमरचंद का, एंड ही इज ब्रिटिश सब्जेक्ट बाय लॉ। और ये देखिए इसका जो काशगर 1937 में इसको ये पासपोर्ट इजरा किया जा रहा है। ये लाला खुद अमरचंद है, जो कि खुद होशियारपुर से थे, क्योंकि होशियारपुरियों का भी बड़ा इसमें ये था। तो ये 65 पेज का है। और देखिए काशगर में इसको वीजा मिल रहा है, फिर इसको यहाँ पर दे रहे हैं इसको वीजा गिलगित में। ये देखिए आप गिलगित, ये हमारा फ्लोरा और फौना का जो सेक्शन है, आप देखिए इसमें मार्खोर भी है, इसमें आइबेक्स भी है, इसमें ऑटर भी है, और ये ब्राउन बियर का। ये करगिल का पहला कुरान है, जो अमीर शाहमदान के साथ 3 कुरान, एक बल्तिस्तान के लिए, एक लेह के लिए शेख जामा मस्जिद में, और एक पुरिक एरिया के लिए। ये और कुछ जगह इसमें हाथों सोने का भी इस्तेमाल है। इसमें भी अगर आप गौर से देखें, कहीं कहीं जगहों पर गोल्ड वर्क है। तो और आप देखिए ये सारा हैंड रिटेन है, बहर तावील जो है या कुरान शरीफ है, ये सारा हैंड रिटेन है। और उसके साथ साथ एक यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बाइबल है जो कि
1938 में इंग्लैंड में प्रिंट हुआ और हमारी बोली में है, पुर्गी बोली में और गस्कत। और ये प्रिंट जो हमारी बोली में, क्योंकि मिशनरीज ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करते थे, ये पूरी बोली पुर्ग बोली है। और आप देखिए इसमें पिक्चर्स भी हैं, किसी जगह ईसा मसीह खुदाई बुइन, तो इस तरह वो लोग मोटिवेट करते थे। ये बिल्कुल एक मैं कहूँगा प्राइज कलेक्शन जो हमें मिला था, ये क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ लोकल पूरा लोकल बोली में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके करसखर की स्टोरी है, जो करसखर पूरा करसखर का आपका डॉक्यूमेंटेड है और बिल्कुल वेल प्रिजर्व्ड है। आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये बिल्कुल आप देखिए वेल प्रिजर्व्ड, यानी ये पूरा करसखर का जो हमारा चंबा है, करसखर का जो कैसल है, उसकी शख्सियत बिल्कुल। तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारे संस्कार से हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ सोवियत देश, जो सोवियत कम्युनिस्ट इसके लिए आते थे, प्रोपेगेंडा के लिए। सोवियत देश से जो आते थे उस वक्त, इसमें भी अभी भी रिसर्च के दौरान हमें बहुत से मटेरियल्स अभी भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये आप देखिए, ये सोवियत लैंड इंग्लिश में भी आता था, ये 1953 1952 के जो। और उसके साथ साथ स्पैन मैगजीन जो अमेरिका से आता था, एरिज़ोना वगैरह उधर से। तो उस वक्त के अमेरिका के इसको रिचनेस को, अमेरिका के कल्चर को वो लोग इसमें डिफाइन करते थे सर। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, रॉयल चार्टर्स, ये आप देख रहे हैं। ये करीबन मेरे पास 400 के करीब कलेक्शन है। और इसमें ये पास्चर राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं, वाटर डीड्स और डिफरेंट सील्स, डिफरेंट रॉयल्टीज के। सी रॉसले भी लिखा होगा, जो एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था, इनके शूज थे। ये स्नो लेपर्ड के फर वगैरह, ये एक रशियन डांगरी, जैसे लेदर वगैरह इन्होंने फर वगैरह यहाँ इस्तेमाल किया है। ये एक सेंट्रल एशियन ड्रेस मेल का, जिसमें इनर है ये आपके कराकुल वूल का है, एंड ब्लैक जो होता था वो जेंट के लिए होता था। के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी। और जब आपसे बात कर रहे थे और जब आर्टिफैक्ट्स हमने देखा, जाना उनके बारे में, उससे साफ जाहिर होता है कि कारगिल की कितना इंपॉर्टेंस था उस वक्त, खासकर सिल्क रूट के हवाले से, सेंट्रल एशियन ट्रेड के हवाले से और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के हवाले से कारगिल का क्या स्टैंडर्ड था। तो उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस दौर को मद्देनजर रखते हुए आज के कारगिल को आप किस तरह से देखते हैं? आज का कारगिल बहुत चेंज कारगिल है, क्योंकि एक तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी हम भूल गए हैं। क्योंकि नहीं तो अदरवाइज अगर एल्सवाइल जम्मू कश्मीर की हम बात करें स्टेट की, ये डिस्ट्रिक्ट शायद जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट था, एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट था जिसमें 6 एथनिक कल्चर्स, 6 एथनिक आइडेंटिटीज थी। लेकिन बदकिस्मती से इस एरिया के बारे में इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर नहीं किया गया। और उसके बाद जब करगिल वार हुआ, करगिल वाज डिपिक्टेड एज ए वार जोन एरिया। इसके कल्चर को कभी आइडेंटिटी नहीं। तो मैं हर जगह जहां मुझे इंटरनेशनली या इंडिया में किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी सेमिनार में बोलने का मौका मिलता है, मैं हमेशा यूं कहता हूं कि नहीं, यू फोकस करगिल एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नॉट फोकस करगिल एज ए वार जोन। और यहाँ पर एक यूनिकनेस हमारा खासकर दर्द शिना जो कल्चर है, आप हमारा वखमुल पे ये दर्शिक और करगन में देखिए, एक यूनिक जो हमारे, जिसे हम आर्यंस कहते हैं, और हमारा जो शीन कल्चर जो हमारा यहाँ से आपका करके यहाँ से कासर से लेके आप नीचे तक मटाइन तक आप जाए, दैट्स अगेन ए यूनिक कल्चर। तो इस तरह इसमें अभी बहुत फोकस की जरूरत है। लेकिन अल्लाह के फजल से अभी कुछ साल हुए हैं कि हमारे जो जवान हैं, चाहे खासकर हमारा जो मीडिया है, मीडिया भी इस तरह बहुत फोकस दे रही है। और इस तरह मेरा भी म्यूजियम का यही एक मोटिव था, क्योंकि करगिल में एक लेमन लैंग्वेज ये था, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे, किसी ट्रैवल एजेंट से बात करें, किसी टैक्सी वाले से बात करें, वो आपसे कहता था कि करगिल में आप एक रात रुकिए, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, आप चले जाइए। लेकिन अब मेरा भी मकसद यही था कि अगर इस म्यूजियम को हम मेंटेन करें, क्योंकि करगिल की एक बहुत खूबसूरत माजी है, एक खूबसूरत तारीख है, एक खूबसूरत तहजीब है, और इतनी एक डाइवर्स तहजीब है। और खासकर जो हमारा ये जो करगिल अस्करदू का रास्ता है, अगर खुल जाएगा, मैं कहूँगा इट्स ए पैराडाइज फॉर टूरिज्म। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से भी बार बार अपील करते हैं कि भाई जब आप पुंछ रावलकोट में रास्ता खोल लेते हैं, मुजफ्फराबाद में रास्ता खोल लेते हैं, तो हमारे इस करगिल अस्करदू रोड को, जो कि हमारे नेचुरल और ट्रेडिशनल और ऑल सीजन रूट था, क्योंकि खुद मेरे वालिद साहब भी उन्होंने अस्करदू में
नौकरी की है, और वो अपने लाइफ टाइम में भी अरकन 2 दफा गए, और कभी जब हम उनसे सुनते थे तो हमें भी वो लगता था जैसे वो परियों की कहानी सुना रहे। और इस तरह अगर ये रूट हमारा खुल जाए तो इतना पीसफुल एरिया है, इतने यहाँ के हमारे लोग अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मंशा है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या मंशा। लेकिन मैं समझता हूं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए अगर इस रास्ते को आप खोल देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि करगिल जो है इट्स ऑफशूट फॉर सेंट्रल एशिया। हम चलिए आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने मेजबान मोहम्मद